हम अभी अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में आए हैं। मैं माननीय सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को आपका पाथेय देने के लिए निमंत्रित करता हूँ। लघु उद्योग भारती के इस 25वें वर्ष में नागपुर के अखिल भारतीय इस अधिवेशन में देश के सभी प्रांतों से आए उद्यमी बंधुओं और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व सम्मेलन है, जिस सम्मेलन में मंच पर बहुत प्रमुख विभूतियां विराजमान हैं। अभी जिनका आपने सुंदर व्याख्यान सुना और छोटे से लेकर के एक बड़ा एम्पायर जिन्होंने खड़ा किया, श्रीमान अजीत सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री महोदय श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल, श्रीमान रवि जी वैद्य, श्रीमान जितेंद्र जी गुप्ता, श्रीमान मित्तल जी लेले जी, सभा में उपस्थित सम्माननीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, यह अपने आप में एक विलक्षण सम्मेलन है। मैं नहीं जानता कि और कोई ऐसा सम्मेलन कर पाता है या नहीं, लेकिन मैं यह सम्मेलन जो देख रहा हूं अपने आप में एक अभूतपूर्व है। मेरे ध्यान में नहीं है कोई ऐसी संस्था देश में है जो आसाम और मणिपुर से भी उद्योगपतियों को बुला सकती है, उद्यमी जनों को बुला सकती है, और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर के पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, देश के सभी प्रांतों से उद्यमी जन यहां पर उपस्थित है। एक अपने आप में एक अभूतपूर्व अनोखा सम्मेलन है। इतना ही नहीं, जब यहां पर 10 युवक और युवती जो उद्योग जगत से जुड़े हैं उनका सम्मान किया, तो यह भी अपने आप में एक अनोखा अवसर है। हमको ध्यान में आता है कि वो सिलीगुड़ी में उन्होंने उद्योग शुरू किया, उन्होंने मणिपुर में प्रारंभ किया, आसाम में प्रारंभ किया, आंध्र में किया, गुजरात में किया, और देश की युवा शक्ति अपने अपने क्षमता और सामर्थ्य को लेकर के उद्योग जगत में धीरे धीरे ही क्यों न हो कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। सामान्य रूप से एक 5 बिंदुओं के लिए हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे होंगे। पहला तो यह उद्योग ठीक प्रकार से चले। क्रमांक 2, हम सभी का उत्पादन जो उद्योगों का है वो धीरे धीरे वर्ल्ड क्लास ऐसा उत्पादन हो। क्रमांक 3, हम कैसे नए रोजगार अधिक से अधिक दे सकते हैं, एक तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सब मिलाकर के इस उद्योग का उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्र सुखी हो और आगे चल करके संपूर्ण पृथ्वी का सुख इसमें से निहित है। केवल हमारा देश सुखी हो इतना पर्याप्त नहीं है। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें सबसे पहले प्रारंभ में उसने एक पंक्ति लिखी है, और चाणक्य लिखते हैं, पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। हम कल्पना करें, वो मगध का था, पटना का। वो अर्थशास्त्र लिखता है, उसने ये नहीं लिखा कि मगध साम्राज्य के उन्नति के लिए अर्थशास्त्र लिख रहा हूं, भारत के लिए भी नहीं, संपूर्ण धरती के लिए। पृथिव्याः लाभ पालनोपाय, सारी धरती से लाभान्वित हो, सारी पृथ्वी, जीव जगत का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो, यह भारत की दृष्टि है। यह अपने को इस मौलिक दृष्टि को हमेशा ध्यान में रखना है। हम यहां भिन्न भिन्न सत्रों में मिले हैं।
धैर्य से आपके मुद्दों को लोगों ने सुना है। प्रातःकाल नितिन गडकरी जी को आपने सुना, अभी मेघवाल जी को सुना। सत्रों में अपनी अपनी कठिनाई और समस्या को आप लोगों ने रखा है और ये सच बात है। इस यूनिक असेंबली में हम अपनी बातों को अच्छे प्रकार से रख सकें। हमारे मुद्दे, हमारे इश्यूज हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कठिनाइयां हैं, उनको दिल्ली सुने। सुनने के बाद उनके ऊपर चिंतन करे, विचार करे और जिन बातों का समाधान सरलता से निकल सकता है सरलता से निकले और जिस समाधान के लिए लंबा विचार आवश्यक है उसकी लंबा विचार हो। और इसलिए मित्रों, बंधुओं और बहनों, मैं आपको यह तो आश्वासन दिला ही सकता हूं कि यह संवाद जारी रहेगा। पिछले 5 वर्षों में भी यह संवाद अनेक बार हम लोगों ने आयोजित किया है। इतने बड़े सभा के रूप में तो नहीं, लेकिन दिल्ली में लघु उद्योग भारती के माध्यम से भिन्न भिन्न उद्योगों में आने वाले संकट, समस्या, कठिनाई, उसको लेकर के जब जब आवश्यक हुआ दिल्ली में बैठना हुआ और यह संवाद चलता रहे। जब लोग उद्योगों की बात करते हैं तो कभी कभी अपने को यह ध्यान में आता है कि भारत जो है बहुत गरीब है, भारत जो है उद्योग में बहुत पिछड़ा हुआ है। और वर्तमान परिस्थिति को देख करके लगता है ये सच है, लेकिन मित्रों ये सनातन सच नहीं है। भारत जो है एक बड़ा उद्यमी देश था, भारत कृषि प्रधान देश था ऐसा मात्र नहीं है, भारत उद्यम प्रधान देश था। दुनिया में कोई ऐसा सामान नहीं था जिस सामान को भारत दुनिया से आयात करता हो। भारत दुनिया के मार्केट में, दुनिया के बाजार में लगभग सभी सामान प्रस्तुत करता था अपने यहां बना करके। उदाहरण के लिए भारत सबसे अच्छे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, वूलन वस्त्र दुनिया के मार्केट में देता था। बढ़िया सुंदर कारपेट, दरियां भारत देता था। दुनिया का उस समय का सबसे अच्छा स्टील, तलवार, भाले, बर्छे ये भारत बना करके देता था। दुनिया के सबसे बड़े नौकाएं जो जलयान होते थे, जिनके अंदर 400, 500, 700 क्विंटल सामान 2-2, 3-3 हजार मील दूर समुद्र से जाता था, दुनिया के सबसे बड़े जहाज भारत बना करके दुनिया को देता था। सुगंधित तेल, हाथी दांत का सामान, लकड़ी का सामान ये भारत बना करके देता था। दुनिया के बाजार में आभूषण भारत बना करके देता था। केवल मसालों के लिए भारत प्रसिद्ध नहीं था। दुनिया के अंदर अच्छे रथ जो थे सेना में वो भारत बना करके देता था। एक लंबी सूची है। आप ए.एल. बाशम की किताब एक पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, द वंडर दैट इंडिया वाज। ए.एल. बाशम लिखता है भारत सब चीजों का निर्यात करता था, आयात केवल सोने और चांदी का होता था, इसलिए भारत सोने की चिड़िया था। एक प्लिनी नाम का एक इतिहासकार रोम के दरबार में रहता था। वो केवल इतिहासकार नहीं है, वो बहुत बड़ा दार्शनिक भी था, बड़ा लेखक और साहित्यकार भी था। रोम के दरबार में रहता था। रोम के दरबार में उस प्लिनी ने बोला है, प्लिनी लिखता है, हम रोमन लोग भारत से इतने सामान का आयात करते हैं, 20 करोड़ स्वर्ण रोम की मुद्रा प्रतिवर्ष भारत चली जाती है। कैसे हमारा देश चलेगा ये? और इसलिए अपने को उपभोग पर नियंत्रण करना चाहिए। ये प्लिनी ने लिखा है, देश के अनेक ग्रंथों में आपको ये मिल जाएगा। केवल छोटे उद्योग नहीं थे, आज के तरह के बड़े उद्योग भी नहीं थे, लेकिन केवल कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री ऐसा नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में खड़ा हुआ जो 40 टन का जो लौह स्तंभ है, इसके लिए मेल्टिंग पॉट तो होगा। कितना बड़ा मेल्टिंग पॉट होगा, इसमें एलॉय बना होगा। वो दैट्स नॉट सिंपल आयरन, वो दैट्स एलॉय, वो एलॉय है। ये रस्ट से प्रूफ है,
तभी तो लगभग 2500 वर्षों से वो बरसात में खड़ा है, रस्टिंग नहीं होता है। तो 30-40 टन एलॉय को एक साथ एक पॉट में मेल्ट करना, उसको साफ करना और एक साथ उसका कास्टिंग करना। आज भी जो बड़े बड़े जो स्टील के निर्माता है और मेटलर्जी के बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, उनके मन में प्रश्न है आज भी। दे हैव नो आंसर फॉर दिस क्विज, दिस प्रॉब्लम। इस पहेली का आज भी उनके पास कोई उत्तर नहीं है कि भारत ने कितनी बड़ी भट्टी बनाई होगी, जो फर्नेस होगी, आयरन फर्नेस होगी, वो फर्नेस कितनी बड़ी होगी, उस फर्नेस में पॉट कितना बड़ा होगा, उस पॉट से एक बार में मेल्टेड जो आयरन और एलॉय है एक साथ सिंगल कास्टिंग कैसे किया होगा। व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी इन दोज डेज, हाउ इट हैपेंड। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है, ये कॉटेज भी नहीं है। 40 टन एलॉय को मेल्ट करना, 40 टन एलॉय को एक साथ एक बार में कास्टिंग करना, दुनिया के अंदर उस समय कोई नहीं कर पाता था। ये बात सच है, ये बातें चली गई। आप कोणार्क के मंदिर में जाइए, वहां भी 10-10 टन के भारी आयरन के पिलर्स रखे हैं जो छत में लगाए जाते थे 1500 वर्ष पूर्व। आज भी कुछ है जो अनयूज्ड है। ये तकनीक कहां से आई, ये उद्योग कहां से यहां देश में फले और फूले, और इसके कारण से देश का हर गांव कुछ न कुछ सामान बनाता था। सामान बनाने वाली जातियां थी, वो समूह थे। बहुत अच्छा कारपेट बनाने वाले थे, बहुत अच्छा कपड़ा बुनने वाले थे, बहुत अच्छा रथ बनाने वाले लोग थे, बहुत अच्छा लोहे का काम करते थे। दुनिया के अंदर ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी, केवल भारत था। कुछ लोग हैं वे स्वर्णकार है, वो सोने का ही काम करेंगे, इसलिए सोने के काम में उनका टैलेंट था, एक्सपर्टाइज था, और इसलिए सैकड़ों प्रकार का सामान बनाकर और धीरे 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 एक 4-5 हजार वर्षों में उसकी क्वालिटी ऐसी हो गई कि वर्ल्ड मार्केट में भारत हावी था। और वर्ल्ड इकोनॉमी में ईसा से 1000 वर्ष पहले से लेकर और 17वीं 18वीं शताब्दी तक, ये लगभग 2700-2800 लगभग 3000 वर्षों तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 30-35% का शेयर होल्डर था। बंधु, इस बात को भूलना नहीं है। काल का चक्र घूमता है, हर समाज बड़े ऊंचे स्थान से नीचे आता है फिर चढ़ता है। अपने को ध्यान में रखना है। हम ईसा से 1000 और 1500 वर्ष पूर्व कौन थे? हम उद्यमी थे। बड़े बड़े पानी के जहाज लेकर के दुनिया में यात्रा करते, जहाज हम बनाते थे। दुनिया के मार्केट को हमने बड़े बड़े और अनेक प्रकार की वस्तुओं से भर दिया था। देवयोग से भारत दुनिया के व्यापार जगत में, वर्ल्ड इकोनॉमी में 1% का शेयर होल्डर रह गया, वो अलग बात है, उसकी कहानी अलग है। कैसे हुआ इसके बारे में आप लोग जानिए। कैसे भारत के उद्योगों को नष्ट किया गया, योजनाबद्ध रीति से नष्ट हुआ, और 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे जो भारत का जो आर्थिक साम्राज्य था, विश्व जगत में भारत का जो नाम था, स्थान था, वो अपने स्थान से नीचे आ गया। ये सच बात है। बंधुओं, 47 के बाद फिर एक नई क्रांति और विस्फोट के साथ भारत खड़ा हो रहा है। भारत नई मेधा लेकर के खड़ा हो रहा है, एक नई क्षमता के साथ खड़ा हो रहा है। ये बात सच है। जब अंग्रेज यहां से गया तो एक एक फैमीन में इस देश में 1.5 करोड़ लोग मर जाते थे, खाने के लिए अन्न भारत में नहीं था। ये सच बात है। जो बड़ा स्टील का जो प्रोड्यूसर था भारत, एक धागा वाली सुई भी नहीं बनाता था। सुई भी चाइना से इंपोर्ट होकर के भारत में आती थी। हमारे लिखने के जो पेन, फाउंटेन पेन होते थे, उनके निब जो होते विदेश से आते थे, कपड़ा विदेश से आता था। 47 के बाद भारतीय प्रतिभा ने करवट बदली। भारतीय युवक स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये कठिन काम था।
एक बार जो समाज नीचे आ जाता है उसको उठाना कठिन होता है। 700-800 वर्षों की गुलामी मन को भी गुलाम बना देती है, उत्साह भंग हो जाता है, मन में कुछ करने की इच्छा भी नहीं रहती, हम कुछ कर सकते हैं, आत्मविश्वास भी चला जाता है। लेकिन अब 60-70 वर्ष पूरे हो गए, देश फिर से स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है और आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत के इंजीनियर्स के बिना काम कर लेता हो। 47 में हम धागा वाली सुई नहीं बना पाते थे। मुझको ध्यान में, मैं बालक था तो काले पेपर में रैप होकर के सुई आती थी, लिखा रहता, लाल कागज पर लिखा रहता मेड इन चाइना। वो अपमानजनक दिन था, ये सच बात है। और आज का दिन ऐसा है, दुनिया का बड़े से बड़ा देश भारत के उद्यमियों की ओर देखता है, भारत के MBA किए हुए ऐसे मैनेजरियल स्किल की ओर देखता है। दुनिया का कोई भी देश अपने बड़े से बड़ा हॉस्पिटल भारत के डॉक्टर्स के बिना नहीं चला सकता। भारत के नर्सिंग स्टाफ के बिना उनका हॉस्पिटल चलना मुश्किल है आज, ये सच बात है। ये 70 साल के अंदर भारत धीरे धीरे बढ़ा है, ये सच बात है। 15, 20, 25% की लिटरेसी से हम लोग 65-70% की लिटरेसी की ओर आगे आए हैं। खाद्यान्नों की पूर्ति करते करते भारत 4 करोड़ टन खाद्यान्न अतिरिक्त पैदा करता है। 1950 के दशक में हम खाद्यान्न नहीं पैदा कर पाते थे, बाहर से मंगाते थे। आबादी 3 गुनी बढ़ गई है, वो 40-45 करोड़ से लेकर 130 करोड़ का समाज है, हम देते हैं। ये भारत के उद्योग, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। सबने मिलकर के भारत को आज स्वावलंबी बनाया है। आज हम किसी बात के लिए विदेश के ऊपर निर्भर नहीं है। मुझको 50 साल पुराना वो समय याद है, भारत में कपड़ा विदेश से आता था और राशन की दुकान पर कपड़ा मिलता था। मलेशिया से कपड़ा आता था और कई देशों से कपड़ा आता था। भारत कपड़े का जो बड़ा निर्यातक था, 3000 साल पहले भारत कपड़े का बहुत बड़ा आयातक हो गया था। आज वो दिन बदल गया। सबने मिलकर के परिश्रम किया है, कोई पीछे नहीं है। ये बात सच है, कुछ धीमे चले होंगे, कुछ तेज चले होंगे, कुछ अधिक आत्मविश्वास से चले होंगे, कुछ थोड़ा मजबूरी में चले होंगे, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है। और देश आगे बढ़ रहा है, उसने बहुत बड़ा योगदान अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक बड़ा सुंदर समूह मेरे सामने बैठा है यहां। मुझको कहने में इस बात में कोई संकोच नहीं, 5 करोड़ से ज्यादा जो MSMEs हैं, उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आप बैठे हैं यहां। आप लोग 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। ये 40% वर्कफोर्स है जो किसी उद्योग में लगी है, उसका हिस्सा है। 37-38% GDP का कंट्रीब्यूशन आप लोगों के द्वारा देश में आज है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में 43% शेयर आप लोगों का है। ये कम बड़ी बात नहीं है, एक बड़ी बात है ये। भारत कहां था 3000 साल पहले? भारत कहां था आज से 100 साल पहले? भारत कहां था सन 47 में? भारत कहां है, हमको ध्यान में है। एक यात्रा चल रही है, कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं जानता हूं जो लघु उद्योग हैं वे बहुत बड़ा बैलेंस बना करके रख रहे हैं देश में। आज भी भारत में लगभग 60-65% ऐसा समाज है जो गांव के ऊपर आधारित है। ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। देश स्वतंत्र हुआ तो 90% था, ये 90% से माइग्रेट कर रहा, शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका में 2% है, इंग्लैंड में तो 2.5% है, ऑस्ट्रेलिया में 1.5-2% लोग हैं खेती के ऊपर। उतने ही चाहिए, क्यों खेती आज ऐसी हो गई है जिसमें साधन है और खेती से एक सीमित ही आमदनी हो सकती है। और इसलिए खेती में से, कृषि में से लोग शिफ्ट कर रहे हैं। जाएंगे कहां? बड़े उद्योगों को हम देखते हैं, बड़े उद्योग कितना कम रोजगार दे पाते हैं हमको मालूम है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। और इसलिए शिफ्ट हो रही जो ग्रामीण वर्क फोर्स है
उसको आप लोग रोजगार दे करके एक देश में समन्वय बनाने का काम आप लोग करते हैं। ये रोजगार सृजन में प्रतिवर्ष कम से कम 10 लाख नए रोजगार आप लोग देते हैं। ज्यादा भी हो सकता है, मेरे ध्यान में ऐसा आ रहा है लगभग 10-12 लाख रोजगार देते हैं। ये लघु उद्योग से जुड़े लोग हैं, ये समाज की आर्थिक विषमता को कम करते हैं। ये ध्यान में रखिए। अगर देश में सारे उद्योग बड़े हो जाएंगे तो कुछ मिलियनर बिलियनर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अभावग्रस्त होंगे। देश में ऐसा विषमता का वातावरण बन जाएगा जो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। और इसलिए इस विषमता को रोकने का काम हमारे लघु उद्योग भारती के जो उद्योजक लोग हैं वे करते हैं। संपत्ति के वितरण को दूर दूर तक पहुंचाने का काम आप अपने उद्योगों के कार्य से करते हैं। कम लागत में भी छोटा उद्योग चलाने की हिम्मत आप लोग करते हैं। छोटे उद्योग के कारण से व्यक्ति अपने घर परिवार अपने गांव से ज्यादा दूर नहीं जाता है। उसको अपने घर के 10-20 किलोमीटर के दूरी पर उसको काम मिल जाता है। हम लोग स्थानीय रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। व्यक्ति अपने परिवार में रहता हुआ उद्योग में काम करता हुआ अपने बूढ़े माँ बाप को देखता है, अपने गांव गली मोहल्ले संस्कृति को देखता है। और एक बार बड़े उद्योग में चला गया तो बंबई चला गया, बेंगलुरु चला गया और कलकत्ता चला गया, तो उसके बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा। आज छोटे उद्योगों ने घर को नहीं तोड़ा। छोटे उद्योगों में काम करने वाले के माँ पिता दादा दादी आज असहाय नहीं हैं। आज असहाय हैं उस बालक के माता पिता और दादा दादी जो बड़े किसी कंसर्न में काम करने के लिए दूर चला गया। इस बात को अपने को ध्यान में रखना। और इसलिए एक तरफ देखा जाए कि रोजगार देते हैं, उत्पादन करते हैं, बड़ा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, केवल इतना नहीं है, सामाजिक ताने बाने को बना करके रखते हैं। घर परिवार गांव अपनी संस्कृति त्योहार से जुड़ा रहता है व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति जब जाकर के स्लम में बंबई में रहता है, कलकत्ता में रहता है, वो बिहार गुजरात से आकर के छत्तीसगढ़ से आकर के दिल्ली में आ जाता है, अपनी संस्कृति अपना गांव अपना विचार अपनी परंपरा त्योहार सबसे दूर चला जाता है, एक बड़े संकट में घिर जाता है। और इसलिए बड़े उद्योग के स्थान पर छोटे उद्योग ये समाज को भी बचाएंगे, समाज की संस्कृति को भी बचाएंगे। अब दूसरे पक्ष पर आता हूं। वर्तमान में कई प्रकार के संकट ये उद्योग देख रहे हैं। मैं सुबह से कई ऐसे सत्रों में बैठा तो मेरे को ध्यान में आया, बैंक और व्यवसायी के बीच में अविश्वास तो बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ये और बढ़ गया। मान लो कल्पना करें कोई 10 करोड़ रुपए की कोई इंडस्ट्री है, छोटा उद्योग है, और बैंक से उसने 2 करोड़ रुपए ले लिया। एकदम मंदी का दौर आ गया, कोई समस्या आ गई, कठिनाई आ गई, वो ड्यू टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक उसकी कंपनी को एनपीए करके नीलाम कर देती है। अब 20 करोड़ रुपया उसने लगाया है कहीं से ला करके, 2 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ का लोन वो नहीं दे पाया। क्या किया जाए? वो बेचारा असहाय हो जाता है। तो बैंक का और व्यापारी का संबंध कैसा हो, कैसे सुधरे, ये बड़ी भारी एक समस्या है। और ये बड़ी बड़ी कंपनी 30 करोड़ 40 करोड़ है, उसका एसेट्स हैं, वो बैंक आकर के 20 करोड़ की कंपनी को 5 करोड़ में बेच करके अपना पैसा ले लेती है, और वो उद्यमी जो है सड़क पर खड़ा हो जाता है। क्या करे, कहां जाए? एक बड़ा संकट है। क्या मार्ग इसमें से निकले? जी एनपीए ने और समस्याएं खड़ी करी है। बिजली पूरी नहीं मिलती, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलता और उचित दाम पर नहीं मिलता। हमारा कंपटीशन आज प्रतिस्पर्धा जो है दुनिया के बड़े देशों से हो रही है। चाइना है, इधर बांग्लादेश भी खड़ा हो रहा है, और भी बहुत सारे देश हम जानते हैं। उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन WTO ने सारे दुनिया के मार्केट को एक कर दिया। आप चाइना में जाइए तो मजदूर पूरा काम करता है,
वो अतिरिक्त छुट्टी नहीं ले सकता, आलस्य भी नहीं कर सकता। रॉ मटेरियल, बिजली, मार्केट, R&D, वर्कशॉप ये सरकार चलाती है। भारत में इसका अभाव है। अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा रखनी होगी तो कम से कम इन लघु उद्योगों को बिजली, रॉ मटेरियल और R&D का टैलेंट और दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने लायक वो क्वालिटी मेंटेन करने का काम कहीं न कहीं कुछ एजेंसीज को करना होगा। सरकार की इसमें भूमिका अहम है। हम किसी गांव, गली, मोहल्ले में हिम्मत से कोई उद्योग चला रहा है, एकदम उसका उद्योग बंद हो जाता है। वो सामान 100 रुपए में बना रहा था और दूसरा देश उस सामान को 60 रुपए में मार्केट में लाके खड़ा कर देता है। वो बेचारा असहाय हो जाता है। उसका कोई दोष भी नहीं, कोई अपराध भी नहीं, कुछ नहीं। चलती हुई इंडस्ट्री बंद हो जाती है और सैकड़ों इंडस्ट्री लाइन से बंद होती चली जाती है। जिम्मेदारी किसकी है? कौन संभालेगा इस जिम्मेदारी को? और इसलिए इसमें उद्योग से जुड़े लोग तो हैं, वे तो करेंगे ही। शासन प्रशासन के लोग पहले से ही समस्या को समझ लें। जो समस्या 4 साल आगे आने वाली उसको आज समझना, इतना फोरसाइटेडनेस चाहिए। सारे दुनिया के उद्योग जगत पर दृष्टि चाहिए। कौन सा देश कौन सा सामान किस रेट में किस क्वालिटी का बना रहा है। हमारे देश में कंपटीशन जो होगा वो किससे होगा? WTO ने सारी दुनिया को एक बाजार के रूप में बदल दिया है। अब सबको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। हमारा सामान्य व्यापारी, सामान्य उद्योगपति वो WTO के कानून नहीं जानता। दुनिया के अंदर क्या चल रहा है उसको मालूम नहीं। मालूम पड़ता है तब तक देर हो जाती है, और मालूम भी पड़ता है उसको सीखने लायक उसके पास वो R&D नहीं है, नो हाउ नहीं है। क्या करे? और इसलिए मेरा सरकार में बैठे हुए हमारे अर्जुन दास जी मेघवाल जी को विनम्र निवेदन है, एक 4, 5, 6 साल 7 साल आगे क्या होने वाला है उसका आकलन आज करके अपनी इंडस्ट्री को वर्ल्ड मार्केट में बचाने का काम करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। एक मैंने सुझाव थोड़ा सा दूसरे मुद्दे पर कुछ लोगों के सामने रखा है, वो आपके सामने भी रखता हूं। हमारे देश में वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बन रहे हैं। IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, IIT मद्रास है, खड़गपुर है, मुंबई है, रुड़की है, ये आपका वाराणसी है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, NITs हैं। आप इतने अच्छे उद्योगपति यहां बैठे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वे आपको बुलाते हैं? नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? वो बुलाते नहीं और हम लोग भी जाते नहीं। वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बैठा है वहां। ये दुनिया की किसी भी कंपनी को चलाएगा थोड़े दिन बाद, वो सीमेंस को भी चलाएगा, वो L&T को भी दुनिया में चला देगा, वो सैमसंग को चलाएगा। दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को चलाने का काम वो इंजीनियर करेगा जो भी बंबई, दिल्ली, रुड़की में या वाराणसी, कानपुर, खड़गपुर में पढ़ रहा है। ऐसे देश के कम से कम 100 कॉलेजेस हैं जहां वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन पास के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मोर और लेस 0 है। उनमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कभी कभी मैं कुछ उद्योग जगत से जुड़े लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं जरा चाइना जा रहा हूं। मेरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ गई है, मैं हांगकांग जा रहा हूं। वो कोरिया जाता है, वो जर्मनी जाता है, वो जर्मनी से आदमी को लेकर के आता है, उसकी मशीन ठीक करता है। क्या ये देश में नहीं हो सकता है? मेरा एक सुझाव है, मान लो दिल्ली है, दिल्ली में IIT भी है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, NSIT है, 4-4, 5-5 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। देश का सबसे अच्छा विद्यार्थी वहां BTech कर रहा है, MTech कर रहा है, PhD कर रहा है, प्रोफेसर्स हैं, अच्छे लैब्स हैं, सरकार की बड़ी फंडिंग है।
क्या दिल्ली ऐसा नहीं कर सकता? दिल्ली से 50, 60, 100 किलोमीटर दूरी के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक एक कॉलेज में आकर के बैठेंगे और इंडस्ट्री अपनी समस्या बताएंगे, भाई हमारे पास ये प्रॉब्लम है, और वे लोग उसका समाधान देंगे। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल के है, केमिकल के है, सिरेमिक्स के है, सिविल के है, मैकेनिकल के है, फैब्रिकेशन के हैं, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज देयर। हर स्किल का एक्सपर्ट बैठा है वहां, और नहीं तो प्रोफेसर्स बैठे हैं वहां। दुनिया में कोई सी भी चीज इनसे छिपी हुई नहीं है। आज वे तुरंत पता कर सकता है, ठीक है भाई, हम 2 लड़कों को आपके यहां भेजते हैं, हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं एमटेक के, आपकी प्रॉब्लम को देख करके आते हैं। और जो पैसा आप जर्मनी के इंजीनियर को देते हैं या वहां के टेक्नीशियन को देते हैं, उसका 10%, 15% इनको दे दीजिए, इनका डिपार्टमेंट अच्छे से चल जाएगा, बच्चों को एक एक्सपीरियंस होगा। ये बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर से या एमटेक से या रिसर्च में जब इंडस्ट्री में जाकर के काम देखेंगे, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इंडस्ट्री को निकट से देखेंगे, उसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आ जाएंगे, उसी इंडस्ट्रिस्ट को अच्छा भी लगेगा। लेकिन एक बड़ी समस्या है, इतने अच्छे कॉलेज हैं, वर्ल्ड क्लास कॉलेज है भाई साहब ये, और इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन तालमेल नहीं हो पाता। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अपने अपने निकट के IIT, NIT, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के एक डायरेक्टर से मिलिए, उनसे कहिए, आप एक गेट टुगेदर करिए, हम 100 इंडस्ट्रीज के लोग पहले राउंड में आएंगे। आप अपने सारे प्रोफेसर्स को बुला करके रखिए, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको बुला के रखिए, हम अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे। वो प्रॉब्लम सिविल से संबंधित होगी, इलेक्ट्रिकल से होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से होगी या केमिकल से होगी, हमको समाधान दीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम को प्रिंट आउट लेकर के जाइए, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, वे आपका सॉल्यूशन ढूंढ करके आपको देंगे, उनको आनंद आएगा। अगली बात है प्रतिस्पर्धा की, जो दुनिया में विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसमें कॉम्पिटिटिवनेस अपने को डालना है। अकेली इंडस्ट्री नहीं कर सकती। आज हम बैठे थे समूह में, जो पेंट्स वाले हैं उनका एक समूह है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है तार बनाती है उनका एक समूह है, भिन्न भिन्न प्रकार के समूह है, और उनके अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग शहर में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है। मान लो फिरोजाबाद है तो ग्लास इंडस्ट्री है, मुरादाबाद है तो पीतल की इंडस्ट्री है, खुर्जा है तो पॉटरी है, लुधियाना है तो हौजरी है, मेरठ है तो स्पोर्ट्स का काम है। वे लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर अपना R&D डेवलप करने की कोशिश करें, मिलकर के अपने अपने फील्ड की, अपने अपने सेक्टर की, अपना अपना जो आयाम है उसकी समस्या का समाधान वहां करें, और मिलकर के बैठ करके सरकार से क्या मिलेगा वो, बगल के कॉलेज से क्या मिलेगा वह, और हम मिलकर के स्वयं क्या डेवलप कर सकते हैं, ऐसा अगर किया तो वहां पर हम क्वालिटी का इंप्रूवमेंट भी करेंगे, अच्छी R&D भी ले आएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, नो हाउ भी बढ़ जाएगा। सरकार इसमें जितना कर सके उतना करे, लेकिन दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हमको आना ही होगा। बिना प्रतिस्पर्धा में आए बात बनेगी नहीं। एक और समस्या है, ब्यूरोक्रेसी हर काम को लेट करना जानती है। इसमें कौन से आनंद की बात है भाई? हमने कहा ब्यूरोक्रेसी जो है हर काम को विलंबित करना जानती है, और इसमें उनका एक्सपर्टाइज है। कौन काम कैसे नहीं हो सकता है, इसके लिए 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50 पॉइंट बहुत सुंदर ढंग से लिख करके आपको देगा। लेकिन मित्रों, वो ये नहीं जानता, या बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यह जानते हैं यह समस्या कैसे सुलझेगी, यह काम कैसे होगा, इसके ऊपर उसका दिमाग थोड़ा कम लगता है। क्या क्या प्रॉब्लम है नहीं होगा वो बता करके कागज आगे बढ़ाता है। ये जो नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है, इसको बदलना होगा, और नहीं बदलेंगे तो ये सरकार उनको बदल देगी।
एक छोटा सा उदाहरण मेरे सामने अभी एक 4 दिन पहले आया। उत्तर प्रदेश में एटा नामक स्थान पर एक बालक है, हमारे साथ हॉस्टल में पढ़ता था, वो अपनी समस्या लेकर के आया। उसने सरकार से 2 एकड़ जमीन मांगी एक उद्योग लगाने के लिए। जमीन तो मिल गई, लेकिन जमीन मिलते मिलते इतना विलंब हो गया कि उसकी अनुमति की कार्यकाल समाप्त हो गया। अब उसके सामने नई समस्या आ गई। भाई साहब, मेरे को जो परमिशन मिली थी, मेरे को इतने समय में शुरू करना था, जमीन लेने में इतना कागज इधर से उधर घूमता रहा, वो समय बीत गया। अब मैं क्या करूं? जमीन लेकर के भी क्या लाभ है? हमने कहा इसका समाधान हमारे पास नहीं है भैया, लेकिन समस्या तो है। ऐसी समस्या हर स्थान पर देखने को मिलती है, हर स्थान पर। और इसलिए इससे कैसे जूझा जाए, कैसे इसमें से मार्ग निकाला जाए, और इसलिए आप इकट्ठे होइए, संगठित होइए, लेकिन थोड़ा विनम्र रहिए, उग्र मत हो जाइए। विनम्रता के साथ धीरे 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 रास्ता निकालने की कोशिश करिए। वहां के मंत्रीगण को समझाइए, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी अच्छे रास्ते रखिए। पोस्ट WTO रेजीम जो है, अर्थात WTO के बाद का जो समय चल रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक बने हैं, नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। बहुत से देश इसका खुलेआम उल्लंघन करते हैं, बहुत से देश उनका पालन करते हैं। ये प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं है। कई देश ऐसे हैं, चाइना उसमें नंबर 1 है, पालन करता ही नहीं। हर एक जो ऐसा पेटेंट है उसका वो तो चोरी करके बना देगा, जो बताएगा सो माल निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और धीरे धीरे उसके सामने भी खतरा खड़ा हो रहा है। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। ये पोस्ट WTO जो समय चल रहा है, इसमें हमारे उद्यमियों के लिए कानून की ठीक जानकारी देना, उसका ट्रेनिंग देना और बताना ये मार्ग कैसे निकलेगा, इसमें से आगे बढ़ना है। एक नई समस्या सारी दुनिया देख रही, झेल रही है। जितनी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी आएगी उतना बेरोजगारी बढ़ेगी। सारी दुनिया परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, UK परेशान है, ऑस्ट्रेलिया परेशान, जितने डेवलप्ड कंट्रीज है वे सब परेशान है। हर आने वाली नई मशीन कुछ रोजगार कम कर देती है, हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी कुछ रोजगार को खा जाती है। एक बड़ा विचित्र ये एक युग चल रहा है। क्या मार्ग निकाला जाए कहना कठिन है, लेकिन मार्ग तो निकालना पड़ेगा। बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैली तो भी समस्या आएगी, और वर्ल्ड मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव न हुए तो भी समस्या आएगी। दुनिया के सामने बड़ा भारी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। एक बड़ा फ्लोर मिल आता है, हजारों छोटी चक्की बेकार हो जाती है। एक बड़ा तेल मिल आता है, छोटे स्पिलर बेकार हो जाते हैं। ये बड़ी कठिनाई दुनिया के सामने आज है। इसमें से क्या समाधान निकले, कैसे समाधान निकले, हम देखें। बड़े कपड़े के मिल आए, उन्होंने सारे हैंडलूम बर्बाद कर दिए। अब सोने के आभूषण बनाने के लिए मशीन आ गई। लाखों की संख्या में स्वर्णकारों के लिए संकट खड़ा हो गया, कहां जाएं। कारपेट बुनने का काम हाथ से होता था, कारपेट बुनने का काम अब मशीनों से होने लगा। साड़ी बुनने का काम हाथ से होता था, वो मशीनों से होने लगा। करोड़ों की संख्या में जो बेरोजगारी फैलेगी उसका क्या होगा, एक बड़ी समस्या हमारे सामने है। और इसलिए सरकार इसमें कदम उठाए। जो आने वाली समस्या है, बार बार जो कह रहा हूं, 5 साल बाद जो समस्या आएगी, 10 साल बाद आएगी, उसकी फील्डिंग आज लगानी होगी अपने को। R&D में पहले उद्योगपति हमारे कुछ उद्यमी खर्च कर सकते थे, उस पर थोड़ा सरकार ने प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया भगवान जाने, वो हटना चाहिए। उद्यमी लोग अपने आमदनी में से अच्छी मात्रा में पैसा R&D में खर्च करें और उसकी सुविधा मिले उनको, फिर उस पर लगने वाले जो टैक्स है वो हटे और एग्जम्पशन की मात्रा बढ़े। उसमें जो क्रेडिट है, जो ऑर्गेनाइज जो बैंक है, उनसे ऐसे MSME को केवल मिलता है 15%, 85% वो अरेंज करता है, इधर से उधर से अन्य स्रोतों से इकट्ठा करता है। उसकी व्यवस्था कैसे हो, ये कठिनाई है। जो एनकरेजमेंट था और सर्विस टैक्स लगा करके उसको और बर्बाद किया। तो GST का रेट कम से कम सर्विस टैक्स पर जो है वो कम होना चाहिए।
जिससे कोई आगे बढ़ेगा। जो गवर्नमेंट ने ई मार्केटिंग शुरू किया, लेकिन ई मार्केटिंग शुरू करने के बाद बड़ी मात्रा में पैसा फंस गया। तो 40,000 करोड़ का व्यापार तो दिया है एमएसएमई ने, लेकिन का पैसा फंस जाता है, लौट के आता नहीं, देर लगती है। ले गवर्नमेंट को कोई ना बड़ा फंड बनाना चाहिए, इससे उद्यमी अपने पैसे को ले ले, बाद में हिसाब किताब चलता रहे। नहीं तो उसकी वर्किंग कैपिटल फंस जाती है। वो कहता 22 लाख था, मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है। इसकी रिस्क की कैपेसिटी कम है। व्यापारी को कहा अब ये तो ऐसा शहर हो गया जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तुम इंडस्ट्री को हटाओ, बैन हो गया। अब इंडस्ट्री बेचता है, संपत्ति बेचता है, दूसरा खड़ी करता है, यहां भी टैक्स देता है, वहां भी टैक्स देता है। संपत्ति बेचने पर या भी स्टाम्प पेपर लगेगा, वहां खरीदेगा वहां भी लगेगा। इसमें कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। किस प्रकार से यह बदलाव आएगा तो ठीक प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है। एक बड़ा खतरा और सामने हमने को दिखता है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी आ रही है, जैसे वॉलमार्ट आ रहा है। वॉलमार्ट आएगा तो क्या करेगा हमको मालूम होना चाहिए। छोटे उद्योग प्रभावित हो जाएंगे। आज देश भर में 1.25 करोड़ फुटकर ये व्यापारी है, ये जो दुकानदार है, इससे 4 करोड़ लोग रोजगार पा रहे हैं और 16 करोड़ आबादी को ये संभालता है। कुल कारोबार लगभग 24-25 लाख करोड़ का ये दुकानदार करता है। आज की तारीख में भारत में जो बिग मार्केट है, उनका कंट्रीब्यूशन शेयर केवल 2-2.5-3% है। ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अमेरिका में बढ़ गया तो अमेरिका के आधे से ज्यादा रोजगार ये खा गया। अमेरिका के अंदर बड़ी मात्रा में जो फुटकर व्यापारी है ये खत्म हो गया। इंग्लैंड के अंदर पिछले 20-30 वर्षों के अंदर 70% दुकानें बंद हो गई। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में भी 40 से लेकर 50% फुटकर व्यापारी बर्बाद हो गया, वो दुकानें बंद हो गई। ये बड़े जो मार्केट में आएंगे लोग, बड़ी कंपनियां लेकर के आएंगे, ये ज्यादा रोजगार नहीं देंगे। भारत में 5.5-6 लाख रुपए के टर्नओवर पर एक रोजगार है। वो जो आएगा वो 2 करोड़ पर एक रोजगार देता है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। आने पर अच्छा लगता है, बड़ा मार्केट दिखता है वॉलमार्ट का, लेकिन इतना बड़ा वॉलमार्ट जो है भारत के पूरे खुदरा व्यापार के बराबर उसका टर्नओवर है। लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है वॉलमार्ट का। भारत अपने 24 लाख करोड़ में 4 करोड़ रोजगार देता है, वॉलमार्ट केवल 21 लाख रोजगार देता है। इस संकट को अपने को समझना है। ऐसी कंपनियां अगर आई भारत में तो इसको लेकर के एक समस्या हमारी आंखों के सामने हो जाएगी। हमारे अर्जुन राम जी ने अपने को बताया है, मैंने भी थोड़ा सा ध्यान में रखा, आपके सामने उसकी प्रस्तुति की। चीन धीरे धीरे जा रहा है, वो अपने बोझ से ही डूबेगा। उसके डूबने के 2 बड़े कारण है। क्रमांक 1, उसने लोकतंत्र को नहीं आने दिया, अंदर बैठा हुआ अनरेस्ट है। और दूसरा, अपने ताकत से ज्यादा बड़ा ढांचा खड़ा कर लिया। और भी बहुत से कारण है, लेकिन अब टिकेगा नहीं, हो जाएगा। एक बड़ा स्पेस दुनिया में बनेगा, उस स्पेस को केवल और केवल भारत ही पूरा कर सकता है। ध्यान में रखिए, चीन में जो उद्योगपति पैदा हुए उनको सरकार ने पैदा किया था। ध्यान रखिए, आप जो बैठे मेरी आंखों के सामने एक प्रतिनिधि के रूप में, करोड़ों लोगों में से आप आए हैं। भारत के करोड़ों उद्यमियों को उनके परिवार के लोगों ने पैदा किया है। वे अपनी क्षमता से बड़े हैं, वो सरकार की कृपा से उद्योगपति या किसी इंडस्ट्री के मालिक में नहीं बने हैं। हर एक उद्यमी अपने परिवार के एक बालक को धीरे से उद्यमी बनाने की ओर कोशिश करता है। वो बालक 12-13 वर्ष की आयु से उद्योग में दखल देना शुरू करता है, जानकारी, और 15-20 वर्ष के अंदर सब बातों को सीखता, समझता, हर एक प्रकार की कठिनाइयों में से आगे बढ़ता हुआ उद्योगपति बन जाता है। भारत में यह है, इसलिए भारत का जो उद्यमी बनता है वो संकट में से खड़ा होता है, संघर्षों में से खड़ा होता है, वो प्रतिकूल परिस्थितियों को जानता है,
मार्ग निकालना जानता है, उधार लेना जानता है, उधार देना जानता है, डूबते को बचाना जानता है, अपने को डूबते में से निकालना जानता है, इस संघर्ष में खड़ा होता है। ये सरकार के द्वारा बनाए गए उद्यमी ये नहीं है। सस्ती बिजली, सस्ता रॉ मटेरियल, जबरन किया हुआ काम, उसमें से सस्ता उत्पादन घटिया स्तर का वर्ल्ड मार्केट में डाल देना, ये चीन का धंधा है, भारत का धंधा नहीं है। इसलिए उद्योग जगत की लंबी लड़ाई है। चीन की सांस फूल गई, आप चिंता मत करिए। चीन पस्त है, लगातार धीरे धीरे 12-13% से अब 6% से नीचे आ गया। उसका ग्रोथ रेट नीचे नीचे जा रहा है और बाकी बचा कुचा अमेरिका से कुश्ती में निकल जाएगा। एक अंतिम बात आपके सामने रख के अपने इस उद्बोधन को समाप्त करूंगा। मित्रों, हम केवल उद्यमी नहीं हैं, ध्यान में रखना। हमारा काम केवल अर्थोपार्जन, पैसा कमाना कभी भी नहीं हो सकता। हमारे यहां काम करने वाले जो मजदूर है, जैसा अजीत सिंह जी ने बताया, वो मजदूर मेरे घर का व्यक्ति होना चाहिए। वो मजदूर को मेरे घर में सम्मान मिलता है क्या, अपने को ध्यान से देखना। जैसे अपने परिवार के बच्चों का पालन मैं करता हूं, मेरे मजदूर के परिवार के लोग ठीक प्रकार से भोजन कर पाते हैं। मेरे मजदूर का बालक बीमार है तो उसको दवाई मिल पाती है। मेरा मजदूर मेरे साथ मेरे बगल में खाना खा सकता है। मैं अपने मजदूर के परिवार में होने वाले मंगल या अमंगल दोनों प्रसंगों पर उपस्थित होता हूं, और होता हूं तो मैं भारत का सच्चा उद्यमी हूं। हम जिन मजदूर, अपने सहयोगी कार्यकर्ता बंधु, वो इंजीनियर होंगे चाहे मजदूर होंगे, चाहे मैनेजर होंगे, वो स्किल्ड होंगे चाहे अनस्किल्ड होंगे, हमने उनको भगवान का रूप माना है। हमने माना है जैसे ग्राहक देवता, वैसे ही मेरा ये मजदूर जो है, ये पसीना बहा करके मेरे घर में कुछ संपत्ति लाता है, इस उद्योग को खड़ा करता है। इसका परिवार दुखी न रहे, इसका बच्चा अभाव में शिक्षा से वंचित न हो जाए, अभाव में बीमारी से इसकी पत्नी और मां दुखी न रहे। मेरी आपसे एक करबद्ध याचना प्रार्थना है, अपने सारे इस उद्यम को एक परिवार की तरह से मानना। वर्ष में एक बार अपने उद्योग जगत से जुड़े लोगों के साथ बैठकर भोजन करिए। वर्ष में एक बार अपने उद्यम से जुड़े हुए लोगों को अपने हाथ से परसिए। एक दिन झूठी थाली उनकी उठा करके देखिए, वे आपके पीछे चलने वाले हो जाएंगे। ये देश बहुत वर्षों से एक समस्या को झेल रहा है, वो समस्या है विषमता की। हमारा उद्योग अपने क्षेत्र में ऐसा होगा कि विषमता के विरोध में संघर्ष करेगा। मेरे उद्योग में किसी भी प्रकार की विषमता को स्वीकृति अनुमति नहीं होगी। मैं मजदूरों के योग क्षेम का पूरा ध्यान रखूंगा। मजदूर मेरे लिए भगवान की देवता की तरह होगा, ऐसा मान करके चले तो उद्योग भारतीय अपना जो है उसका उद्देश्य पूरा होगा। एक और राष्ट्र का हित, अधिक उत्पादन, एक और संपूर्ण देश के समग्र नागरिकों का हित, दूसरी ओर समस्त पृथ्वी के लोगों का हित, और अंततोगत्वा मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्री के लोगों का अंततोगत्वा हित। इन सब का आनंद मेरे को आनंद दे, यह भाव मन में रख करके हम चलें। एक के बाद एक सब समस्याओं का समाधान निकलेगा। आप निश्चिंत रहिए, यह देश विश्व पटल पर वैसा ही फिर से उदय होने वाला है जैसा ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से। मैं आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, जो परमात्मा आप सबको इतनी ऊर्जा देता है, इतना उत्साह देता है, इतनी उमंग देता है और इतनी कठिनाइयों में लगातार काम करने की हिम्मत देता है। मेरा नमस्कार।